आरव घने जंगल के बीच में खड़ा है। उसके दोनों हाथों से लगातार नीली रोशनी निकल रही है। रोशनी हवा में फैलकर आसपास के पत्तों को अपने रंग में रंग रही है। वह अपनी सांसों को रोककर अपने हाथों को ही देख रहा है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। ये वास्तव में हो रहा है। कुछ मिनट पहले तक तो वह अपने शहर के कॉलेज में कक्षा में बैठा हुआ छात्र था ना। वह अपने पैरों को हिलाता है, जमीन पर गिरे सूखे पत्ते कुचले जाते हैं। पत्तों के कुचलने की आवाज सुनकर वह हक्का बक्का रह जाता है। ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। अभी कुछ ही देर पहले वह कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब खोल रहा था और अचानक एक चमक आई और वह यहां आ गया। अब उसके चारों तरफ 100 साल पुराने पेड़ खड़े हैं। हवा में अजीब तरह की खुशबू फैली हुई है और उसके हाथ से ये कैसी नीली रोशनी निकल रही है। वह अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। सारी दुनिया उसके लिए उलट पुलट हो चुकी है। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ता है। दबाव काफी मजबूत है, जिससे वह एक पल के लिए सांस लेना भी भूल जाता है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है, चौंककर हांफने लगता है। लायरा उसके सामने खड़ी है। उसकी आवाज में कोई हल्कापन नहीं है। सब कुछ बाद में समझ लेना, अभी तुम्हारे पास सवाल पूछने का बिल्कुल समय नहीं है, वह बोलती है और अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ नजर दौड़ाती है। हवा में हल्की सी खामोशी फैल रही है, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। आरव अभी भी अपने दिमाग को साफ नहीं कर पाता है। उसके मुंह से सवाल निकलने ही वाला था कि लायरा उसे और कंधा करके खींचती है। उसके चेहरे पर गंभीरता की परत और मोटी हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने तुम्हें इस किताब को खोलने के लिए कहा था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। वो समय आ चुका है। बहुत देर नहीं हुई जो वो यहां पहुंच जाएंगे। वे हमें ढूंढ निकालेंगे और फिर कोई भी बच नहीं पाएगा। अब कोई सवाल नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस मेरे पीछे आना, क्योंकि वो आ चुके हैं। लायरा की आवाज अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी। अचानक जमीन हल्के से कांपने लगती है। जंगल के सबसे पुराने पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से आपस में टकराने लगती हैं। पेड़ का मोटा तना चरमराने लगता है। चरमराहट की आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है। पेड़ों के ऊपर के सूखे पुराने पत्ते एक साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। पत्तों के गिरने से हल्की सी आवाज होती है, जो धीरे धीरे तेज होकर बरसात जैसी लगने लगती है। फिर एक ठंडी हवा चलती है। वो हवा सामान्य ठंडक नहीं है, गले में पहुंचकर एक अजीब तरह का जलन पैदा करती है। ये जहरीली ठंडक है। वो हवा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। आरव के कंधों तक ठंडक पहुंचती है। उसकी रीढ़ तक ठंडक दौड़ जाती है। वह अनजाने में ही कंधे सिकोड़ लेता है। अगले ही पल चारों तरफ से काली धुंध उठने लगती है। धुंध इतनी तेजी से फैल रही है कि आंखें भी धुंधलाने लगती हैं। एक पल पहले जहां पेड़ों की शाखाएं दिख रही थीं, वहां अब कुछ नहीं दिख रहा है। 2 कदम आगे बढ़ो तो भी सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ काली धुंध ही काली धुंध। धुंध के अंदर कुछ हलचल हो रही है, पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। हवा का झोंका फिर से चलता है और ठंडक और भी बढ़ जाती है। आरव अपनी आंखें सिकुड़कर धुंध को निहारने की कोशिश करता है। उसकी सांसें अनजाने में तेज हो जाती हैं। हाथों में हल्की कांप शुरू हो जाती है। अचानक धुंध के सबसे गहरे कोने में एक ही बिंदु पर लाल रोशनी जगमगा उठती है। ये कोई तारा नहीं है, कोई आग की चिंगारी नहीं है, ये एक आंख है। आंख की पुतली पूरी तरह लाल है और उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आरव का गला सूख जाता है। वह कुछ बोलना चाहता है, पर शब्द बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर बाईं तरफ एक दूसरी लाल आंख चमकती है, फिर दाईं तरफ तीसरी, फिर पीछे की तरफ चौथी। एक एक करके 100 से ज्यादा लाल आंखें धुंध के अंदर से बाहर निकल आती हैं। हर एक आंख की चमक हर सेकंड बढ़ रही है। सारी आंखें सीधे आरव और लायरा की तरफ देख रही हैं। ठंडक और भी बढ़ जाती है। हवा में खतरे की गंध घुल जाती है। आरव अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है।
उसके पैर जमीन पर ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं। आखिरकार उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकलती है, ये सब क्या है? होस्टर, आरव का ये सवाल अभी हवा में ही लटक रहा था। लायरा एक कदम आगे बढ़कर आरव के सामने खड़ी हो जाती है। उसका दाहिना हाथ कमर पर बंधी म्यान की तरफ बढ़ता है। अथू की म्यान से तलवार बाहर निकलने पर चर्र की तेज आवाज पूरी खामोशी को चीर देती है। वह तलवार को सीधे धुंध की तरफ करके खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज गंभीर और स्थिर होती है। कोई कांप नहीं, ये छाया प्राणी है, वैराक्स के दूत। वो हमें शुरू से ही पीछा कर रहे थे। आरव का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है। वह अपनी सांस को रोककर धुंध की तरफ देखता है। धुंध के अंदर हलचल और तेज हो जाती है। धीरे धीरे पहला छाया प्राणी धुंध से बाहर निकलकर सामने आता है। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा है। वो हवा में ही घुल रहा है। फिर दूसरा प्राणी बाहर आता है, फिर तीसरा। चंद सेकंड के अंदर ही दर्जनों डरावने काले जीव आरव और लायरा के घेरे में आ जाते हैं। हर प्राणी के नुकीले लंबे पंजे बाहर निकल रहे हैं। मुंह से नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाल आंखें अभी भी लगातार चमक रही हैं। सभी एक पल के लिए रुक जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पीछे खड़ा एक छाया प्राणी अचानक जोर से गुर्राता है। उसकी आवाज पत्थरों को कांप देती है। लायरा तुरंत समझ जाती है कि अब समय नहीं है। वो पूरी शक्ति से चिल्लाती है, भागो, किले की तरफ भागो। वही बोलकर वो पीछे मुड़ती है और आरव का बांह पकड़कर खींच लेती है। ठीक उसी पल सामने का एक छाया प्राणी छलांग लगाकर हमला करता है। लायरा तुरंत अपनी तलवार घुमाती है। तलवार प्राणी के पंजे से टकराती है। चिंगारियां हवा में बिखर जाती हैं। लायरा एक कदम पीछे हटती है और फिर आरव को फिर से खींचती है। दोनों पेड़ों के बीच के रास्ते में घुसकर दौड़ने लगते हैं। पैर जमीन पर गिरते हैं। पत्थर और सूखे पत्ते टुकड़े टुकड़े होकर पीछे छूट जाते हैं। हवा कानों के पास से तेजी से गुजरती है। सांसें फूलने लगती हैं। पीछे छाया प्राणियों के गुर्राने और दौड़ने की आवाज आती है। वे बहुत तेज हैं, धुंध में घुलकर आसानी से पीछा कर सकते हैं। आरव के दिल की धड़कन कानों में ही सुनाई दे रही है। वो अपने पैरों को जोर से जमीन पर मारता है, हर कदम को आगे बढ़ाता है। लायरा का हाथ अभी भी उसके बांह को कसकर पकड़े हुए है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और रास्ते के मोड़ों को तुरंत पहचान कर मार्ग बदलती है। एक पेड़ की बड़ी शाखा रास्ते में आती है। लायरा नीचे झुककर आरव को भी नीचे खींच लेती है। शाखा खाली हवा में कट जाती है। दोनों बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। किले की दिशा में ही उनकी हर गति है। पीछे खतरा लगातार नजदीक आ रहा है। आरव का शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। हर कदम पर उसके मांसपेशियों में जलन हो रही है। सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। लायरा अभी भी उसे तेजी से खींच रही है। रास्ते के पत्थरों और जड़ों से बचाते हुए आगे बढ़ रही है। पीछे की आवाजें और भी नजदीक आ रही हैं। किसी प्राणी के पंजे की पत्थर को खुरचने की आवाज सीधे कानों तक पहुंचती है। बाएं तरफ एक पुराने मोटे पेड़ के तने के पीछे कुछ हलचल होती है। आरव को कुछ समझ आने से पहले ही एक काला आकार पेड़ के पीछे से पूरी गति से छलांग लगाता है। वो सीधे आरव के सामने आकर जमीन पर उतरता है। रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। आरव अचानक रुक नहीं पाता। उसका दाहिना पैर प्राणी के फैले हुए पंजे से टकराता है। संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। वह बाएं तरफ को गिरने लगता है। बाएं हाथ से जमीन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ फिसल जाता है। वह पीछे की तरफ गिरता है। पीठ एक नुकीले पत्थर से जोर से टकराती है। तेज दर्द उसकी पूरी रीढ़ में फैल जाता है। वह जोर से सांस लेता है, लेकिन हवा फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। सारी दुनिया एक पल के लिए घूमने लगती है। छाया प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी लाल आंखें तेजी से चमक रही हैं। आरव अभी भी जमीन पर लेटा हुआ है। उठने की कोई शक्ति नहीं बची है। छाया प्राणी के पंजे पत्थर को खुरचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ हवा में जहरीली ठंडक और भी बढ़ जाती है।
आरव का दिल छाती के अंदर जोर जोर से धड़क रहा है। वह महसूस करता है कि अब उसका समय समाप्त हो गया है। डर की ठंडक उसकी रीढ़ से ऊपर चढ़कर सर तक पहुंच जाती है। वो अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कर लेता है। सांस रुक जाती है। हाथ की उंगलियां जमीन पर कसकर बिछ जाती हैं। एक पल बाद तेज गर्मी अचानक उसके गले के नीचे से जाग उठती है। वह गर्मी धीरे धीरे फैलती है, बाहों के रास्ते से हाथों तक पहुंचती है। उसकी पूरी नसें इस गर्मी से भर जाती हैं। थकान धीरे धीरे पिघलने लगती है। फिर अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। आवाज इतनी धीमी है लेकिन पूरे शरीर में कंपन पैदा करती है। डरो मत। शब्द हवा में नहीं, उसके दिल के अंदर गूंजते हैं। अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो इन्हें हरा सकती है। आवाज धीरे धीरे खत्म होती है लेकिन गर्मी बढ़ती रहती है। आरव की बंद आंखों के पीछे हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगती है। उसकी उंगलियां हल्की से हिलती हैं। वो अभी भी आंखें बंद रखता है लेकिन अब डर नहीं रहा है। गर्मी उसके दाहिने हाथ की हथेली तक पहुंच जाती है। हथेली में हल्की कंपन शुरू हो जाती है। आरव धीरे से अपनी पलकें हिलाता है। वो अभी भी आंखें नहीं खोलता है लेकिन हाथ की कंपन को पूरी तरह महसूस करता है। गर्मी अब हर पल बढ़ रही है। हथेली के बीच में एक चमकदार बिंदु बन जाती है। वह बिंदु धीरे धीरे फूलता है। उसकी गर्मी पूरी हाथ में फैल जाती है। आरव अपनी कलाई को धीरे से मोड़ता है। उसका दाहिना हुआ धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है। हर इंच ऊपर उठने पर बिजली की कंपन और भी तीव्र हो जाती है। छाया प्राणी अचानक रुक जाता है। वह उस चमक को महसूस करता है और उसकी लाल आंखें एक पल के लिए कम चमकती हैं। फिर वह तेजी से आगे की तरफ छलांग लगाने की तैयारी करता है। आरव का हाथ अब छाया प्राणी की सीधी रेखा में आ जाता है। वह आंखें अचानक खोल देता है। उसकी आंखों में भी हल्की नीली चमक दिखाई देती है। हथेली की गर्मी अब अपनी सीमा पार कर जाती है। एक तेज आवाज अचानक पूरे जंगल में गूंज उठती है। धड़ाम। आरव के हाथ की हथेली से अचानक एक विशाल नीली बिजली बाहर निकलती है। वह बिजली इतनी तेज है कि पूरे जंगल के हर कोने को एक पल के लिए पूरी तरह से रोशन कर देती है। अंधेरी धुंध भी उस चमक से एक पल के लिए पूरी तरह बिखर जाती है। नीली बिजली तेज गति से छाया प्राणी की तरफ बढ़ने लगती है। बिजली एक पल में छाया प्राणी से सीधे टकरा जाती है। प्राणी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। वह इतनी तेज है कि पेड़ों की पत्तियां भी हिल जाती हैं। प्राणी पीछे की तरफ उछलकर 10 कदम दूर जाता है। उसका शरीर बिजली की चमक से टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वह जमीन से टकराता है। पत्थरों में हल्की दरारें पड़ जाती हैं। उसका धुएं जैसा शरीर तेजी से फैलने लगता है। लाल आंखों की चमक हर सेकंड कम होती जाती है। आरव अभी भी जमीन पर बैठा हुआ है। हाथ अभी भी आगे की तरफ उठा हुआ है। बिजली का प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जंगल फिर से अंधेरे में लौट आता है। हवा में अभी भी बिजली की कंपन बनी हुई है। छाया प्राणी के शरीर का धुआं हल्की हवा में फैलकर पूरी तरह गायब हो जाता है। जमीन पर कुछ भी नहीं बचता है, बस हल्की ठंडक अभी भी हवा में घुली रह जाती है। आरव का शरीर अचानक ढीला पड़ जाता है। गर्मी हाथों से धीरे धीरे निकल जाती है। वह अपनी सांस को बाहर निकालता है। सांस अभी भी तेज है लेकिन डर गायब हो चुका है। वह अपने खुद के हाथ को सीधे देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं। आवाज बाहर निकलती है, ये मैंने किया। वो फिर से अपनी हथेली को घुमाता है। उसे पलट कर देखता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। 1 मिनट पहले वह मृत्यु के इंतजार में बैठा था और अब उसके सामने का रास्ता पूरी तरह खाली है। वह अभी भी अपने हाथ को देखता रह जाता है। कोई हरकत नहीं करता है। चारों तरफ की धुंध अभी भी बनी हुई है लेकिन अब वहां कोई लाल आंखें नहीं चमक रही हैं। पीछे की तरफ से एक और छाया प्राणी पत्थर के पीछे से कूद कर आता है। लायरा तुरंत पीछे मुड़ती है। उसकी तलवार हवा में तेज चमकती है। तलवार सीधे प्राणी के शरीर को काटती है। वो तुरंत 2 टुकड़े होकर धुएं में बदल जाता है। लायरा फिर तुरंत
आरव की तरफ मुड़ती है। वह उसका बांह पकड़कर जोर से खींचती है। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। फिर वह जोर से बोलती है, हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। अब और देर मत करो, चलो। आरव अभी भी थोड़ा स्तब्ध है, लेकिन लायरा के खींचने पर वह तुरंत उठ खड़ा होता है। दोनों तुरंत पेड़ों के बीच के रास्ते पर दौड़ने लगते हैं। छाया प्राणी हर तरफ से पीछा कर रहे हैं। वे धुंध में घुलकर बिना आवाज किए आगे बढ़ते हैं। कई बार कोई प्राणी पेड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। लायरा तुरंत वार करके उसे रोक देती है। आरव के पैर जल्दी ही थक जाते हैं। सांस फूलने लगती है। हर कदम पर जूते पत्तों के ढेर में फंस जाते हैं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है। लाल आंखें की चमक हर पल करीब आती दिखाई देती है। आधा रात बीत चुकी है। आकाश में चांद भी काली बादलों में छिप जाता है। दोनों पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं। पत्थरों पर फिसलते हुए, हांफते हुए ऊपर पहुंचते हैं। फिर अचानक आरव रुक जाता है। उसके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी है, जो पहाड़ के किनारे तक फैली हुई है। ये एलेरिया किला है। आरव धीरे से सांस लेता है। थकावट से वह एक पैर पर झुक जाता है। दोनों आखिरकार बचकर यहां पहुंच गए हैं। दीवार के ऊपर खड़े योद्धा नीचे उतरते हैं और भारी पत्थर के गेट को खोलने के लिए हाथ लगाते हैं। भारी पत्थर गाड़ने की आवाज हवा में गूंजती है। गेट धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलता है। गेट के भीतर से मशालों की गर्म रोशनी बाहर निकलती है, जो आरव के चेहरे को रोशन कर देती है। दोनों अंदर कदम रखते हैं। गेट फिर से धीरे धीरे पीछे बंद हो जाता है। किले के मुख्य प्रांगण में पहले से ही कई जादूगर और योद्धा इकट्ठे खड़े हैं। सभी की नजरें तुरंत आरव पर जाकर टिक जाती हैं। कोई एक कदम आगे बढ़ता है, कोई अपने साथी के कान में कुछ फुसफुसाता है। सभी के चेहरों पर हैरानी और संशय दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बुजुर्ग जादूगर धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ता है। वह आगे की पंक्ति में खड़ा होता है। वह अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए धीरी गंभीर आवाज में सवाल पूछता है, यही है वो चुना हुआ? लायरा तुरंत आगे बढ़ती है। वह बुजुर्ग जादूगर और इनके सामने सिर झुका देती है। हाँ गुरुजी, वह स्पष्ट आवाज में जवाब देती है। मैंने उसे सही समय पर ढूंढ लिया है। आरव अभी भी पीछे खड़ा है। वह चारों तरफ के लोगों को देख रहा है। उसके शरीर में अभी भी थकावट बनी हुई है, लेकिन चारों तरफ की नजरों से वह थोड़ा असहज हो जाता है। लायरा फिर से बोलती है, आवाज में कोई संदेह नहीं है। यही वो चुना हुआ है जिसका हमें इंतजार था। ओरिन धीरे धीरे कदम उठाते हुए आरव की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम पत्थर के जमीन पर धीमी आवाज करते हैं। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा जाता है। वह आरव के सामने रुकता है। उसकी आवाज गहरी और गंभीर होती है। तुम्हारे अंदर ईथर ब्लड है। ये वो खून है जो हजारों साल पहले एलिंड्रा के सबसे शक्तिशाली रक्षकों के शरीर में होता था। ओरिन थोड़ा रुकता है, फिर वह आगे बोलता है, वेरैक्स को केवल एथर ब्लड ही हरा सकता है। आरव का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। वह आगे बढ़कर फौरन सवाल पूछता है, लेकिन मैं तो इंसान हूं, सामान्य इंसान। ये खून मेरे अंदर कैसे आ सकता है? ओरिन गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारे दादा के दादा इसी दुनिया से थे। वे एलिंड्रा के सबसे बड़े रक्षक थे। जब वेरैक्स ने युद्ध छेड़ा तो वे तुम्हें बचाने के लिए इंसानी दुनिया में चले गए। आरव के पैरों तले जमीन हिल गई सी लगती है। वह अचानक पीछे की तरफ हिल जाता है। एक हाथ से पास के पत्थर को पकड़ लेता है। उसके दिमाग में अचानक बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। दादा हर रात उसे एक अनोखी कहानी सुनाते थे, जिसे वह बकवास समझकर भूल जाता था। आज वो हर शब्द एक एक करके दिमाग में घूमने लगता है। ओरिन सीधे आरव की आंखों में देखते हुए आगे बोलता है, अगर तुम्हें वेरैक्स को रोकना है, पूरी एलिंड्रा को बचाना है, तो तुम्हें अपनी शक्ति पर नियंत्रण सीखना होगा। एथर ब्लड को नियंत्रित नहीं किया तो वह तुम्हें खा जाएगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों पर पड़ती ही आरव की कठिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहला पाठ होता है
जादुई ऊर्जा को नियंत्रित करना। उसे अपने दिल से ऊर्जा को इकट्ठा करके हाथ तक लाना सिखाया जाता है। दूसरा पाठ होता है दुश्मनों से लड़ने की कला। तलवार को सही तरीके से चलाना, छलांग लगाना, वार को बचाना सब कुछ सिखाया जाता है। तीसरा पाठ होता है अपने डर पर काबू पाना। किसी भी स्थिति में शांत रहकर सही फैसला लेने का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होता है। हर बार जब आरव अपनी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और फिर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। वह थकावट से कराहते हुए प्रशिक्षण मैदान की घास पर गिर पड़ता है। उसका सीना तेजी से उठता गिरता है। सांस लेने में भी उसे दिक्कत होती है। लायरा हर रात जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, वह जादुई जड़ी बूटी से बनी चाय लेकर आरव के पास आती है। वह उसे चाय पिलाती है और उसकी शक्ति को वापस लाने में मदद करती है। आरव हर बार गिरने के बाद फिर से उठता है और फिर से कोशिश करता है। ट्रेनिंग के लंबे दिन के बाद आरव अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहा है। थकावट से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। वह गहरी नींद में जाने की कोशिश करता है। बाहर हल्की हवा चल रही है। किले के पत्थरों में भी शांति छाई हुई है। अचानक कमरे की खिड़की से आने वाली चांदनी गायब हो जाती है। हवा की आवाज एकदम बंद हो जाती है। पूरा किला सन्नाटे में डूब जाता है। आरव की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह उठकर खिड़की की तरफ मुड़ता है और बाहर का नजारा देखकर उसका सांस रुक जाता है। पूरा आसमान एकदम गहरे लाल रंग में बदल चुका है। वो लाल रंग इतना गहरा है कि जैसे कोई खून पूरे आसमान में फैल गया है। आसमान में चमक रहे सारे तारे एक एक करके गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे आकाश में कोई चमक नहीं रह जाती है। फिर धीरे धीरे एक विशाल काली छाया आसमान के किनारे से उठने लगती है। वो छाया हर सेकंड बढ़ती जाती है, पूरे आसमान में फैलती जाती है। जब वह आधे से ज्यादा आसमान को ढक लेती है, तब आरव को एहसास होता है इस छाया का आकार किले के नीचे खड़े पहाड़ से भी कई गुना बड़ा है। वहां से ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ आने लगती है। खतरे की आहट सुनकर लायरा तुरंत अपने कमरे से निकलती है। वह छत की सीढ़ियां चढ़ती है। पैरों की आहट पूरे किले में गूंजती है। सांस फूलने लगती है, लेकिन वह रुकती नहीं, बस ऊपर की तरफ दौड़ती रहती है। जब वह छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखती है, उसके पैर जमीन पर ही जड़ से जड़ हो जाते हैं। उसका मुंह खुला रह जाता है, आवाज ही नहीं निकलती है। वह बस इतना ही बोल पाती है, नहीं, ये तो इतनी जल्दी वो कैसे आ सकता है। आरव भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंचता है। वह भी आसमान की तरफ देखता है और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। छाया की भारी ठंडक नीचे तक उतर आई है। हवा में जहरीली गंध घुल चुकी है। पीछे से आहट सुनाई देती है। बुजुर्ग ओरिन भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर आते हैं। उनके कदम धीरे हैं, लेकिन हर कदम में भारी गंभीरता है। जब वह ऊपर पहुंचकर आसमान को देखते हैं, उनकी आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। चेहरे का रंग एकदम उतर जाता है। होंठ सूखकर कांपने लगते हैं। वह धीरे से लेकिन गंभीर आवाज में बोलते हैं, वेरैक्स, उसने हमें ढूंढ लिया है। एलिंड्रा की सुरक्षात्मक बैरियर उसने तोड़ दी है। वह अब पूरी तरह से बाहर आ गया है। एलिंड्रा की तुरंचा और इनके शब्द अभी हवा में ही मौजूद हैं कि कुछ ही सेकंड बाद पूरे क्षेत्र में कंपन शुरू हो जाता है। पहले किले की पत्थर की दीवारों में हल्की सी कंपन महसूस होती है, फिर वह कंपन बढ़ती जाती है। छत के पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। आसमान की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। वह आवाज इतनी भारी है कि हर शब्द के साथ छत का फर्श हिलता है। आरव अपने कानों को हाथों से दबा लेता है, क्योंकि आवाज की गूंज से कानों में दर्द होने लगता है। लायरा और इनके पास खिसकती है, तलवार को मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। वह गूंजती आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। पूरे किले में हर कोने में वही आवाज गूंज उठती है। आरव, आवाज रुकती है, फिर से गूंजती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
तुम मेरे पास आओ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह ऊपर की तरफ देखता है। काली छाया के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आवाज में क्रोध की लहर आ जाती है। दीवारें और जोर से हिलने लगती हैं, वरना यह पूरा किला आज मिट जाएगा। हर शब्द के साथ पत्थर टूटकर नीचे गिरते रहते हैं। पूरा किला इस भारी आवाज से कांप रहा है। किले के अंदर मौजूद सभी योद्धा और जादूगर बाहर निकलकर छत की तरफ दौड़ने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर खतरे का साया छा जाता है। आवाज की गूंज धीरे धीरे कम होती है, लेकिन हवा में अभी भी कंपन बना हुआ है। पत्थर गिरना बंद हो जाता है, लेकिन किले की दीवारों में अभी भी दरारें दिखाई दे रही हैं। सभी की सांसें थमी हुई हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। छत पर खड़े हर व्यक्ति की आंखें आरव पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि वह क्या फैसला लेगा। इसी तनाव के बीच 3 सबसे बड़े सवाल हर दर्शक के मन में उठ खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या आरव अपनी अधूरी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा? अभी तो वह अपनी शक्ति को नियंत्रित भी नहीं कर पाता है। हर बार उपयोग करने के बाद पूरी तरह कमजोर हो जाता है। क्या वह वेरैक्स का सामना करने लायक ताकत हासिल कर पाएगा? दूसरा सवाल, क्या एलेरिया किला वेरैक्स के आने वाले हमले से बच पाएगा? यहां मौजूद सभी जादूगर और योद्धा इस किले की रक्षा कर पाएंगे, या वेरैक्स अपने वादे के मुताबिक आज ही इस पूरे किले को मिटा देगा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। आखिर वेरैक्स का आरव को लेकर असली योजना क्या है? वह सिर्फ पूरी एलिंड्रा पर कब्जा करना चाहता है, या उसका आरव से कोई निजी रिश्ता भी है? क्या आरव के अंदर छिपी एथर ब्लड की शक्ति के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? ये सारे सवालों के जवाब ये पूरी अगली कहानी हम भाग 3 में लेकर आएंगे। आगे की रोमांचक लड़ाई, बड़े रहस्यों का खुलासा और आरव की अंतिम फैसला, सब कुछ जानने के लिए हमारे अगले भाग 3 को जरूर पढ़ें और इस कहानी के अंत तक बने रहें।